नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार एफएम गोल पर। तो साथियों, कौटिल्य का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय चिंतकों में, और हम लोग कौटिल्य के चैप्टर में कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत था, सप्तांग सिद्धांत के जो 7 अंग थे, 7 अंग थे, हम उन सातों के सातों अंगों पर क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। ठीक है भाई जी। उसके बाद हम लोगों ने राजा के गुणों को देखा, राजा के कार्यों को देखा, इन सब बातों पर चर्चा कर ली हम लोगों ने। आज हम लोग देखेंगे राजा की नीतियाँ क्या क्या होनी चाहिए। जो राजा है उसकी नीतियाँ क्या क्या होनी चाहिए, उसकी गृह नीति कैसी होनी चाहिए, उसकी वैदेशिक नीति कैसी होनी चाहिए। ठीक है भैया, चलिए लिखिए राजा की नीतियाँ। राजा की नीतियाँ, तो जो राजा होना चाहिए वो कैसी नीति होनी चाहिए उसकी, भाई साहब उसकी गृह नीति भी होनी चाहिए, उसकी वैदेशिक नीति भी होनी चाहिए। कौटिल्य ने राजा की 2 प्रकार की नीतियों की चर्चा की है, 2 प्रकार की नीतियों की चर्चा की। तो 2 प्रकार की नीतियों की चर्चा की है। एक तो होती है गृह नीति, दूसरा इन्होंने बताया भैया दूसरी होती है वैदेशिक नीति। नंबर 1 होती है गृह नीति, गृह नीति, दूसरा वैदेशिक नीति, वैदेशिक नीति। ठीक है, तो जो राजा है, राजा को अपने राज्य में कौन कौन सी नीतियों को बढ़ावा देना चाहिए, कौन कौन से कार्यों को बढ़ावा देने चाहिए जिससे गृह नीतियों में सुधार आए। वैदेशिक नीतियों में जो अन्य राष्ट्र हैं, जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, उनसे संबंध स्थापित करते समय किन नीतियों का उसको क्या लेना चाहिए, सहारा लेना चाहिए, किन नीतियों पर उसे विश्वास करना चाहिए, उसके बारे में बताया। इसी में हम लोग मंडल सिद्धांत पढ़ेंगे उसका, उसके वैदेशिक नीतियों के बारे में, जो 60 गुण नीति है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो गृह नीति में इन्होंने, राजा ने बताया भाई, गृह नीति में जो राजा ने बताया, देखिए लिखते चलिए धीरे धीरे, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही बना लीजिए। समझदार हैं, होशियार हैं आप लोग। तो इन्होंने बताया राजा जो होना चाहिए, राजा कृषि को बढ़ावा दे। राजा का दे, राजा कृषि को बढ़ावा दे। जब राजा कृषि को बढ़ावा देगा तो उत्पादन अच्छा होगा भाई, उत्पादन अच्छा होगा, किसानों की हालत सुधरेगी। जब किसानों की हालत सुधरेगी, उत्पादन अच्छा होगा, तो जो किसान है वो अच्छी मात्रा में कर, राज्य को क्या देंगे, कर देंगे, राजा को टैक्स देंगे अच्छी मात्रा में। और इससे जो राज्य है अपना, वो उन्नति करेगा, वो उन्नति करेगा, और लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो अच्छे ढंग से कर सकेगा। ठीक है, इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का वर्णन किया गया है। कितने अध्यक्ष भैया, 26 अध्यक्षों का वर्णन किया गया। उन्हीं में से इन्होंने बताया कि जो कृषि का जो ध्यान रखेगा, कृषि के लिए जो ध्यान रखेगा, वो सीता अध्यक्ष होगा। कौन होगा, सीता अध्यक्ष होगा। तो कृषि का ध्यान रखने के लिए कौन सा अध्यक्ष बताया इन्होंने, सीता अध्यक्ष बताया। ठीक है भाई। और इन्होंने कहा कि जो राजा है, राजा व्यापार में भी बढ़ावा, व्यापार को भी बढ़ावा देगा, व्यापार को बढ़ावा, राजा व्यापार को भी बढ़ावा देगा। और व्यापार के लिए इन्होंने पांड्य अध्यक्ष की नियुक्ति करी। पांड्य अध्यक्ष, पांड्य अध्यक्ष की भी क्या करी इन्होंने, नियुक्ति करी। जब राजा व्यापार को बढ़ावा देगा, व्यापार में लगी जो जनता है वो अच्छे से अपना लाभ कमाएगी। जब लाभ वो अच्छे से कमाएगी तो जितना ज़्यादा लाभ कमाएगी उतना ज़्यादा टैक्स देगी सरकार को भाई, है ना।
तो इससे भी राज्य भी उन्नति करेगा और लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति अच्छे से हो सकेगी, लोगों की स्थिति सुधरेंगी, लोगों की स्थिति सुधरेगी। और इन्होंने कहा कि जो राजा होने चाहिए, राजा को धर्म की रक्षा करनी चाहिए, राजा को धर्म की रक्षा करनी चाहिए, राजा को क्या करनी चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है भाई, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। प्राचीन काल में जैसे कौटिल्य जैसे जो चिंतक हैं, गांधी जैसे चिंतक हैं, इन लोगों ने धर्म का जो अर्थ बताया है वो स्व कर्तव्य पालन से बताया कि प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है, उसके जो कर्तव्य हैं उसका पालन करें, स्व कर्तव्य पालन है। मजदूर का जो काम है वो मजदूर करे, है ना, राजा को जो काम है वो राजा करे, प्रजा का जो काम है प्रजा अपने कर्तव्यों को निभाए, राजा अपने कर्तव्यों को निभाए। जब सभी अपने अपने कर्तव्यों को निभाएंगे तो क्या होगा, तो उस समय राष्ट्र उन्नति करेगा, राज्य उन्नति करेगा भाई। ठीक है, हमारा कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना, किसी का कर्तव्य है देश के शासन व्यवस्था को चलाना, तो सभी अपने अपने कर्तव्यों को क्या करेंगे, निर्वहन करेंगे, तो एक अच्छे धर्म की रक्षा हो सकेगी, एक अच्छे धार्मिक व्यक्ति बन पाएंगे आप लोग। ठीक है भैया। तो लेकिन वर्तमान में धर्म की परिभाषा को इन्होंने इसका रूप ही बदल दिया है। धर्म को लोगों ने पैसा कमाने का धंधा बना लिया, अंधविश्वास पाखंड इस प्रकार से हमारे सिर पर चढ़ गया आकर के कि हम मतलब कुछ कह नहीं सकते, कि लोग धर्म के नाम पर वोट दे देते हैं। राजनीतिक सत्ता का निर्धारण धर्म के आधार पर होता है वर्तमान में भाई साहब, ऐसी स्थिति चल रही है। लेकिन हमारी जनता सोच रही, जनता ये नहीं सोच रही कि जो हमारी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कैसे होगी, शिक्षा, रोजगार, है ना, चिकित्सा, इन सब पर बात नहीं करेगी जनता। जनता को तो धर्म चाहिए, जनता को धर्म चाहिए। चलिए, आप देखते रहते होंगे, सुनते रहते होंगे देश की क्या स्थिति है इस समय, है ना, रोजगार की क्या स्थिति है इस समय। साथियों, सबसे ज़्यादा जो परेशान है लोग, वो शिक्षित वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान है। कहा जाए तो शिक्षित वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान है। और शिक्षित वर्ग में भी कौन, जो टीचर की तैयारी कर रहा है। वो देख रहे हैं आप लोग, 5-5 हज़ार करके सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, और लगभग मेरे ख्याल से 27 हज़ार के आसपास स्कूल बंद होंगे। और जब 27 हज़ार के आसपास स्कूल बंद होंगे तो मेरे ख्याल से 1 से 1.5 लाख शिक्षकों के जो पद हैं वो समाप्त कर दिए जाएंगे। कर लो नई सरकारी नौकरी की तैयारी, नए शिक्षक की तैयारी प्राइमरी में। हालत ख़राब है भाई साहब। माध्यमिक का पेपर नहीं करा पा रहे ये लोग, क्योंकि इन्हें डर है कि पेपर लीक होगा। ये डरते हैं, ये डरते हैं मेरे साथी, इन्हें डर है कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए, इसलिए बार बार डेट बदलते हैं, बार बार डेट बदलते हैं। हर एक व्यक्ति 4-4, 5-5 साल से तुम्हारी भर्ती के चक्कर में लगा पड़ा है। इन्हें ये पूछना चाहिए इससे कि जो आम जनता है, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, अगर वो अपने परिवार पे ध्यान ना दें, केवल पढ़ाई पे ही ध्यान दें, तो उनका परिवार नहीं चल पाएगा। तैयारी 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल की जाती है, ये 5-5, 7-7 साल लटका कर रखें। 6-7 साल से प्राइमरी की वैकेंसी नहीं आई है। तो शिक्षकों का बहुत बुरा हाल है। स्कूल बंद करने की बजाय ये कारण ढूंढते कि स्कूलों में बच्चे क्यों नहीं पहुंच रहे, शिक्षा व्यवस्था में कमी है हमारी, प्राइवेट की तरफ क्यों जा रहे हैं लोग। अरे नियम बना दो ना, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके बालक प्राइमरी में जरूर पढ़ेंगे। बना देंगे, ना बनाएंगे, क्योंकि इन्हीं के ही राजनीतिक दलों से संबंधित लोगों के ही प्राइवेट स्कूल हैं। ये कैसे चलेंगे भाई? महंगी फीस, महंगी किताबें, गरीब आदमी कैसे पैसे, गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। स्कूल 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर, ये अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं 1-1, 1.5 साल के, वो पहुंच नहीं पाएंगे। बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो 250-250 रुपया में पार्टियों के झंडे ढोंगे। 250-250 रुपया में
ये हर हर मोदी और गंगे मोदी करेंगे फिर, कि घर घर मोदी, है ना। तो यही सब कुछ होने वाला है भाई। लोगों में हिंदू मुस्लिम, सवर्ण दलित सवर्ण दलित, यही होगा। जब लोगों में आप शिक्षा ग्रहण नहीं कराएंगे उनको, और जब शिक्षा ग्रहण नहीं कराएंगे तो उनमें समझदारी कहाँ से आएगी रे? क्यों रे अकल के अंधो? अरे कहाँ से आएगी अकल उन्हों में? कहाँ से वो तुम्हारी इस सांप्रदायिकता की राजनीति को समझ पाएंगे लोग? पैंट फटी हुई है, अपनी स्थिति देख नहीं रहा है व्यक्ति, जा रहा है रैली में, ऐसे काम चल जाएगा। 5 किलो राशन में ही खुश हैं। अरे 5 किलो राशन से तो अपने बेटी का विवाह कर दोगे, बेटा का विवाह कर दोगे, ये मतलब कोई बीमार पड़ जाए तो उसके इलाज में लगा दोगे, 5 किलो राशन ही लगाओगे ना। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस स्थिति को यदि सुधारना है तो आप सभी को अपनी राजनीतिक शक्ति को पैदा करना होगा, और राजनीतिक सत्ता में ऐसे व्यक्ति लाने होंगे जो आप सभी का ख्याल रखें, आप सभी के बच्चों की शिक्षा का ख्याल रखें। देखिए, शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम अपने संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, और शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो मनुष्य से लेकर के भगवान तक बना सकता है, और इसका जीता जागते उदाहरण है डॉक्टर अंबेडकर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए, इस बात पर ज़्यादा टिप्पणी ना की जाए, क्योंकि है क्या कि फिर इस बात पे बोलने पर निकल जाएगा तो फिर समय बहुत ज़्यादा हमारा खराब हो जाएगा। तो हमें कंटेंट पे बात करनी है, तो धर्म की रक्षा राजा को करनी चाहिए। राजा को क्या करनी चाहिए? धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्म की रक्षा करनी चाहिए राजा को। राजा को दंड नीति में निपुण होना चाहिए। दंड नीति में निपुण होना चाहिए। दंड नीति में निपुण होना चाहिए, शासन कला में निपुण होना चाहिए। और जो राजा दंड नीति में निपुण नहीं होता वो शासन का संचालन अच्छे से नहीं कर सकता, और अपने राज्य को अक्षुण्ण नहीं बना सकता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो जो कौटिल्य थे, कौटिल्य ने गृह नीतियों पर भी चर्चा की है, विदेश नीतियों पर भी चर्चा की है। गृह नीतियों में कौन कौन से? कृषि को बढ़ावा दे, व्यापार को बढ़ावा दे, धर्म की रक्षा करे, दंड नीति में निपुण होना चाहिए राजा। ठीक है भैया। जो कौटिल्य थे, कौटिल्य ने साथियों न्याय को क्या माना है? राज्य का प्राण तत्व माना है। राज्य का प्राण माना है किसको? न्याय को। कौटिल्य कहते हैं कि जिस राज्य में न्याय नहीं होता, जिस राज्य में न्यायपूर्ण समाज नहीं होता, वो राज्य जल्द ही समाप्त होने लगता है। वो राज्य जल्द ही समाप्त होने लगता है। ये कौन कहते हैं? ये कौटिल्य कहते हैं साथियों, ये कौटिल्य कहते हैं। कौटिल्य ने न्याय को स्थापित करने के लिए 2 प्रकार के न्यायालयों को स्थापित किया। 2 प्रकार के न्यायालयों को। कौन कौन से? एक स्थीय न्यायालय, धर्म स्थीय न्यायालय, दूसरा कंटक शोधन न्यायालय। चलिए यहां पर लिखें, कौटिल्य ने न्याय को राज्य का प्राण कहा। प्राण कहा है। कौटिल्य ने न्याय के लिए 2 प्रकार के न्यायालयों की स्थापना की। न्यायालय की स्थापना की। ठीक है भैया। नंबर 1, धर्म स्थीय न्यायालय। धर्म स्थीय न्यायालय। ठीक है भाई। दूसरा इन्होंने बताया
कंटक शोधन न्यायालय। कंटक शोधन न्यायालय, ये जो धर्म स्थीय न्यायालय है, इसमें कैसे मामले सुने जाएंगे? तो इसमें साथियों दीवानी मामले सुने जाएंगे। दीवानी, इसमें दीवानी मामले जाएंगे। दीवानी मामले कौन कौन से होते हैं भैया? मैंने आपको पढ़ाया होगा कभी। दीवानी मामले वो होते हैं जिसमें क्या होता है, जमीन जायदाद, पैसे से संबंधित मामले, है ना, संपत्ति से संबंधित मामले, चल अचल संपत्ति, है ना, शादी विवाह तलाक, ये सब मामले कैसे आते हैं? दीवानी मामले में आते हैं। जैसे शादी विवाह तलाक संपत्ति, है ना, ये सब मामले किस में आते हैं? ये सब दीवानी मामलों में आते हैं। यदि किसी की ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया तो वो किस न्यायालय में जाएगा? तो भैया दीवानी न्यायालय में जाएगा, यानी धर्म स्थीय न्यायालय में जाएगा। वर्तमान की बात अलग है, वर्तमान की बात अलग है, ठीक है भैया। वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय है, ठीक है भाई। वर्तमान में जब संविधान हम लोग पढ़ेंगे उस समय उस पर चर्चा करेंगे। अधीनस्थ न्यायालय है, सबऑर्डिनेट न्यायालय है। सबऑर्डिनेट में भी एक दीवानी न्यायालय है, दूसरा फौजदारी न्यायालय है, ठीक है भाई। एक सिविल कोर्ट होता है, एक सेशन कोर्ट होता है। दूसरा मैंने बताया कंटक शोधन न्यायालय। कंटक शोधन न्यायालय, इसमें कैसे मामले जाएंगे? इसमें फौजदारी मामले जाएंगे। कैसे मामले? फौजदारी के मामले। कौन कौन से फौजदारी के मामले? जैसे लड़ाई झगड़े, लड़ाई झगड़े के मामले जाएंगे, है ना, लड़ाई झगड़े और हत्या, किसी का हाथ तोड़ देना, पैर तोड़ देना, मर्डर कर देना, किसी का हत्या कर देना, लड़ाई कर लेना, झगड़े करना, कपार फोड़ देना, खोपड़ी फोड़ देना, ये सब मामले किस में जाते हैं? फौजदारी के मामले होते हैं। और ये भाई साहब कंटक शोधन न्यायालय में जाएंगे कौटिल्य के अनुसार। वर्तमान में फौजदारी न्यायालय में जाएंगे, ठीक है भाई, सेशन कोर्ट में जाएंगे वर्तमान में। तो फौजदारी के मामले कहाँ जाते थे उस समय? कंटक शोधन न्यायालय जाते थे। तो कौटिल्य ने भाई साहब राज्य के न्याय को क्या कहा? न्याय को राज्य का प्राण कहा है कि जिस राज्य में न्याय नहीं होता वह राज्य ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता, वह जल्द ही नष्ट हो जाता है। कौटिल्य ने न्याय के लिए दो प्रकार के न्यायालयों की स्थापना की है, एक धर्म स्थीय न्यायालय, दूसरा कंटक शोधन न्यायालय। धर्म स्थीय न्यायालय दीवानी मामले जाएंगे, इसमें शादी विवाह तलाक संपत्ति जमींदारी ऐसी इन चीज़ों से संबंधित। कंटक शोधन न्यायालय फौजदारी के मामले, लड़ाई झगड़े हत्या हाफ मर्डर वगैरह वगैरह, हेन तेन, खोपड़ी फोड़ देना, कपार फोड़ देना, हाथ तोड़ देना, और ये सब मामले कहाँ जाएंगे? हत्या की कोशिश, है ना, ये सब मामले कहाँ जाएंगे? फौजदारी मामले में जाएंगे या कंटक शोधन न्यायालय में जाएंगे। हत्या की कोशिश, ठीक भैया, चलिए बहुत अच्छे। तो ये सब बातें इन्होंने बताई। कौटिल्य ने कहा कि जो अपराधी है, अपराधी को अपराध की मात्रा के अनुपात में ही क्या दिए जानी चाहिए? सजा दी जानी चाहिए। कौटिल्य कहते हैं कि जो अपराधी है, अपराधी को अपराध की मात्रा के अनुसार ही, अपराध की मात्रा के अनुपात में या उसके अनुसार ही सजा दी जानी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है जैसे उसने अपराध किया उसको वैसी सजा दी जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि हाथ तोड़ने की वही सजा है, भाई साहब मारने की वही सजा है, ऐसा नहीं है ना। चोरी करने की वही सजा है और भाई साहब बड़ी चोरी करने की वही सजा है, मोटरसाइकिल चुराने की वही सजा है, 4 पहिया चुराने की वही सजा है, ऐसा नहीं है ना। अलग अलग हिसाब है। तो अपराध के हिसाब से क्या दी जानी चाहिए? सजा का प्रावधान दी जाना चाहिए। चलिए कौटिल्य के अनुसार अपराधी को अपराध की मात्रा
के अनुपात में ही अपराधी को अपराध की मात्रा के अनुपात में ही सजा दी जानी चाहिए। तो अपराधी को अपराध की मात्रा के अनुपात में ही सजा दी जानी चाहिए। जैसा अपराध उसने किया है उसको वैसी सजा दी जानी चाहिए साथियों। कौटिल्य ने दंड के 4 विधान बताए हैं। कौटिल्य ने क्या बताए? कौटिल्य ने लिखें, कौटिल्य ने दंड के 4 विधान बताए। कौन कौन से विधान बताए? इन्होंने बताया पहला जो दंड होता है वो होता है धिक दंड। पहला कौन सा होता है? धिक दंड होता है। धिक दंड मतलब धिक्कारना या डांटना। डांटने से भी क्या होता है, कभी कभी हम डांट देते हैं किसी व्यक्ति को तो वो क्या होता है, वो भी एक दंड का ही प्रकार होता है। धिक दंड उसे कहते हैं हम लोग। दूसरा होता है बाक दंड। बाक दंड वाणी से ही क्या पहुंचाना? आघात पहुंचाना। वाणी से आघात पहुंचाना। वाणी से ही उस व्यक्ति को क्या कर देना? सजा दे देना। ठीक है भैया, वाणी से ही उस व्यक्ति को बातों से ही सजा दे देना, है ना। क्लियर बात। अगला इन्होंने बताया धन दंड। धन दंड, धन दंड यानी कि जुर्माना लगाना। जुर्माना लगाना या आर्थिक दंड देना। ठीक भैया। अगला इन्होंने बताया कि भैया जो कारावास का दंड देना। कारावास का दंड। वहीं यहाँ पर जो मनु थे, मनु ने चौथा बताया था मृत्यु दंड देना। ठीक है भाई, मनु ने मृत्यु दंड दे दिया यहाँ पर, लेकिन इन्होंने क्या करा? कारावास का दंड दिया। कारावास मतलब जेल भेज देना। जेल भेज देना। जेल भेज देना। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो जो मनु थे जो कौटिल्य थे, कौटिल्य ने दंड के 4 विधान बताए। धिक दंड, वाक दंड, धन दंड, कारावास दंड। और वहीं कारावास की जगह जो मनु थे, मनु ने भाई साहब यहाँ मृत्यु दंड की बात की थी। मैंने आपको बताया होगा उस समय। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है बात? अरे हाँ या ना? तो अगली बात करें हम, तो अगली बात करते हैं वैदेशिक नीति की। राजा की जो वैदेशिक नीति होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? जरा 1 सेकंड आप लोग इंतजार कीजिएगा।
यहाँ तक समझ में आ गई भी सभी साथियों को? अरे हाँ या ना? चलिए मेरे मित्रों, मेरे लाडलो, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? जरा कमेंट में बताइएगा हमको कि गुरुजी एक नंबर तैयारी चल रही है और अब की बार पेपर की खोपड़ी में छेद कर कर रहेंगे। पेपर की खोपड़ी में छेद कर कर रहेंगे गुरुजी इस बार। क्या गुरुजी बस किलकिली आ रही है बहुत बुरी तरीक़ा से, बस सरकार एक बार पेपर करा दे। हैं बेटे, आराम से, मैं कह रहा हूँ आराम से, हमें धीरे 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 सने सने हमें क्या पढ़ना है, आगे अपनी मंजिल तक पहुँचना है, सने सने। चलिए बात करते हैं वैदेशिक नीति की। वैदेशिक नीति में इन्होंने दो सिद्धांतों को वर्णन किया है। पहला होता है मंडल सिद्धांत, दूसरा होता है 60 गुण नीति। मेरे साथियों, जब आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, और हमें भी अच्छा लगता है। हमारी टेक्निकल टीम बताती है कि गुरुजी कमेंट आई है आप लोगों के लिए, समझे? और मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमारी क्लास में एक व्यक्ति, एक लड़का ऐसा है, देखिए, जो लड़का डेली बेज हमारी क्लास देखता है, डेली बेज अपनी तैयारी कर रहा है, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है। मैं उसके लिए कहना चाहूँगा कि आप लोग लगे रहिए भाई, मैं आपके साथ हूँ, तो आप टेंशन ना करें। मैंने कह दिया आपको पूरा सिलेबस मैं पढ़ाऊँगा, तो मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगा। देखिए लेट लतीफ़ हो जाती है, कभी तबीयत साथ नहीं देती है, कभी गर्मी का मौसम है, कभी टेक्निकल इशू है, कभी कुछ है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास तकनीकी संसाधनों की कमी है, इसीलिए आप लोग क्लास इधर से उधर हो जाती है। लेकिन हाँ, आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमें पूरा विश्वास है कि आप अपनी तैयारी में चार चांद लगाएंगे और आप लोग सिलेक्शन की राह पर पहुँचेंगे, अपनी माँ बाप के सर को फक्र से ऊंचा करेंगे। ठीक है भाई? मुझे उनका असली नाम तो नहीं पता भाई, उस लड़के का मुझे असली नाम नहीं पता, लेकिन मुझे वो अपना असली नाम बताएं, ठीक है? और वो कहाँ से हैं, उनकी तैयारी कैसी चल रही है बताएं। और कुछ समय उपरांत मैं आपको लाइव आके पर्सनल गाइडेंस दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि भाई टीजीटी क्या होती है, गुरुजी पीजीटी क्या होती है, गुरुजी यूजीसी नेट करके हम क्या बनते हैं। इन सब बातों पर हमारी एक दो वीडियो बनाऊंगा, कभी समय लगता है क्योंकि फ़िलहाल तो समय नहीं है, गर्मी का मौसम है, तो समस्या ये चल रही है। लेकिन कोई नहीं, आप तैयारी कीजिए अपनी, हम आपके साथ हैं। अपना छोटा बड़ा भाई आप जो भी मानते हैं, आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करूँगा। ठीक है भाई? लिखिए वैदेशिक नीति, वैदेशिक नीति, वैदेशिक नीति। वैदेशिक नीति की बात करें तो साथियों, वैदेशिक नीति में कौटिल्य ने इसमें दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, दो सिद्धांतों का वर्णन किया, दो सिद्धांतों का क्या किया है, वर्णन किया है। कौन कौन से? एक तो भैया होता मंडल सिद्धांत, एक कौन सा? मंडल सिद्धांत, मंडल सिद्धांत। ठीक है मेरे लाडले? दूसरा इन्होंने बताया कि गुरुजी दूसरा होता है 60 गुण नीति, 60 गुणीय नीति। तो क्या गुरुजी दूसरा होता है 60 गुण नीति,
ठीक है, इंक की कमी चल रही मार्कर में, आई थिंक डालने का ध्यान नहीं रहा। चलिए, तो मंडल सिद्धांत की बात करें। मंडल सिद्धांत में साथियों जिस प्रकार से मनु ने 12 राज्यों की चर्चा की है, उसी प्रकार से मनु ने 4 राज्यों की चर्चा की है। वहीं पर जो कौटिल्य ने साथियों 12 राज्यों की चर्चा की है, क्योंकि गर्मी के मौसम में निकल जाता है जुबान से। तो मैंने आपसे बताया कि जो मनु ने मंडल सिद्धांत में 4 राज्यों की चर्चा की है। आपको बताया होगा मैंने कौन कौन से राज्य भैया, बिजगीसु राज्य है ना, अरिराज्य, मध्य राज्य, उदासीन राज्य, ये सब की बात उसमें चर्चा की गई है मनु के मंडल सिद्धांत में। वहीं जो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है उसमें 12 राज्यों की चर्चा की गई है, और जो आधार राज्य बताया गया है वो बिजगीसु राज्य बताया गया है। आधार राज्य कि यहीं से क्या होगा, ये आधार राज्य होगा। बिजगीसु राज्य क्या होगा, आधार राज्य होगा। और बिजगीसु राज्य के 5 राज्य क्या होंगे, आगे होंगे। 5 राज्य क्या होंगे, आगे होंगे। और 4 राज्य क्या होंगे, पीछे होंगे। 4 राज्य क्या होंगे, पीछे होंगे। 4 राज्य पीछे होंगे। एक क्या होगा, एक मध्य में होगा जिसे मध्य राज्य कहा जाएगा। एक उदासीन राज्य होगा जिसका कोई संबंध नहीं होगा इनसे, ये अलग होगा अपना। तो मंडल सिद्धांत में कौटिल्य के 12 राज्य होंगे, है ना, 12 राज्य होंगे। 5 आगे होंगे, 4 पीछे होंगे। कितने हो गए, 9। और एक बीच में होगा, एक अलग होगा सबसे। 12 हो गए ना, हो गए भाई। 5 और 5 10 और 1 11, 4 और 1 5, ठीक है भाई। तो एक होता अपना बिजगीसु राज्य, ये भी तो मैं सोचूं 12 कैसे नहीं बैठ रहे। तो 5 राज्य आगे होंगे, 4 पीछे होंगे, एक मध्यम होगा, एक उदासीन होगा, एक बिजगीसु राज्य होगा। कितने हो जाएंगे, 12 राज्य हो जाएंगे। इन्होंने मंडल सिद्धांत में बताने का प्रयास किया है। अब देखते हैं जो इन्होंने 12 राज्य बताए, जिन्होंने 12 राज्य बताए, ठीक है भाई। इनमें इन्होंने कहा कि जो आगे का जो शत्रु होता है, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ, आप सही से लिखिए जरा। इसे लिखने के बाद ही पता चल पाता है किसी भी चीज़ को। मंडल सिद्धांत के बारे में हम लोग जानें, क्योंकि जब तक ऐसे बताते रहो अच्छा समझ में नहीं आता। मंडल सिद्धांत के बारे में आपको बताऊं, तो कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में विजगीसु राज्य को आधार राज्य माना है। आधार राज्य क्या है, बिजगीसु राज्य को क्या माना है, आधार राज्य माना है भाई, आधार राज्य माना है। इस मंडल सिद्धांत में इन्होंने 12 राज्यों की चर्चा की है। 12 राज्यों की चर्चा की। तो इन्होंने 12 राज्यों क्या की है भैया, चर्चा करी है। 12 राज्यों में क्या इन्होंने कहा, इन्होंने 12 राज्यों में कहा कि भैया जो आगे की तरफ जो होंगे ना, जो आगे की तरफ होंगे, आगे की तरफ जो होंगे वो 5 होंगे, और जो पीछे की तरफ होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। एक क्या होगा, एक मध्य राज्य होगा, ठीक है भैया। एक क्या होगा, एक उदासीन राज्य होगा, एक उदासीन राज्य होगा। और जो बिजगीसु राज्य है
वो भाई साहब आधार राज्य हैं। कितने हो गए? 12। ठीक है, ये बताया कि जो आगे की तरफ का जो शत्रु है, आगे की तरफ का जो शत्रु है, यानी आगे का जो शत्रु है, शत्रु, उसे हम अरि के नाम से जानते हैं, उसे हम अरि के नाम से जानते हैं। आगे का जो शत्रु या दुश्मन है उसे अरि के नाम से जानते हैं। और जो पीछे का शत्रु है, पीछे का शत्रु हम पार्श्वग्रह के नाम से जानते हैं। पार्श्वग्रह, पार्श्वग्रह, उसे हम पार्श्वग्रह कहेंगे, पार्श्वग्रह। ठीक है भाई, तो जो पीछे का शत्रु है सब पार्श्वग्रह कहेंगे। हम लोग देखते हैं जो 12 राज्य हैं, इसके 12 राज्य जो हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है भाई, चलिए भाई समझते हैं, जरा बात करते हैं विजगीषु राजा की। विजगीषु, विजगीषु राज्य। ठीक है, ये क्या होता है? ये आधार राज्य होता है। ये क्या होता है? आधार राज्य होता है। जरा इसे थोड़ा नीचे बनाएं। ये विजगीषु राजा है, विजगीषु राज्य, विजगीषु राज्य। यह क्या भैया? यह है आपका आधार राज्य माना जाएगा। ठीक है, इसके जो ऊपर की तरफ है, जो आगे की तरफ है, ये क्या कहेंगे? हम इसे आगे मान लेते हैं, आगे। ठीक भैया, आगे कितने हैं? 5 हैं। आगे कितने हैं? 5 राज्य। सबसे पहला आता है अरि राज्य। अरि राज्य समझाऊंगा बाद में, पहले लिख लीजिए। अरि राज्य के बाद क्या आता है? अरि राज्य के बाद आता है अपना मित्र राज्य। मित्र राज्य। उसके बाद आता है, उसके बाद आता अपना अरिमित्र राज्य। अरिमित्र राज्य, अरिमित्र राज्य। उसके बाद आता है मित्र मित्र राज्य। उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आता है मित्र मित्र राज्य। मित्र मित्र राज्य। ठीक है भैया, उसके बाद आता है अरिमित्र मित्र राज्य। अरे मित्र मित्र राज्य। उसके बाद आता है अरि मित्र मित्र राज्य। ठीक है भाई, अरि मित्र मित्र राज्य। 1 2 3 4 5 कितने हो गए? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। आगे की तरफ कितने हो गए? 5। क्लियर है? पीछे की तरफ, पीछे का जो शत्रु होता है, मैंने आपको बताया पीछे के शत्रु क्या बोलते हैं? पार्श्वग्रह बोलते हैं। पार्श्वग्रह राज्य। पार्श्वग्रह राज्य। पार्श्वग्रह राज्य हमने बताया आपको। क्लियर है भाई? अगला होता है आक्रांदा राज्य। आक्रांदा राज्य। आक्रांदा राज्य समझ गए? चलिए, अगला होता है पार्श्वग्रह सार राज्य। पार्श्वग्रह सार। ठीक है,
अगला होता है आक्रांदासार। आक्रांदासार। क्लियर है भैया? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई बात? अरे हाँ या ना? ठीक है भैया। तो 1 2 3 4, ये क्या है? ये आधार राज्य। ये क्या है भैया? बिजगीसु राजा आधार राज्य। आधार राज्य, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और एक क्या होता है? एक इनका मध्य राज्य होता है। एक इनका मध्य राज्य होता है। मध्य राज्य। एक होता है उदासीन राज्य। उदासीन राज्य, ठीक है। ये जो उदासीन राज्य है, इसे दुनियादारी से किसी से मतलब नहीं है, ये सबसे अलग है। अब समझते हैं, अब हम समझते हैं। ठीक है भाई, ये आगे की तरफ जा रही है लाइन, क्लियर है। और ये जो लाइन आ रही है, ये यहाँ से पीछे की तरफ आ रही है। ये क्या है? पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ के राज्य ये हैं, और आगे की तरफ के राज्य वो। पीछे की तरफ कितने हैं? 4 हैं। 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 1 बिजगीसु राज्य आधार राज्य 12। तो 12 राज्यों की चर्चा की। समझते हैं? देखिए साथियों, मैंने आपको 5 राज्य बताए, ऊपर ऊपर के आगे के 5 राज्य बताए, यानी कि अरिराज्य, मित्र राज्य, अरिमित्र राज्य, मित्र मित्र राज्य, अरिमित्र मित्र राज्य। देखिए सुनिए, जो बिजगीसु राजा है, बिजगीसु जो राज्य है, बिजगीसु जो राज्य है, बिजगीसु राज्य के जो पड़ोसी राज्य है, और पड़ोसी क्या होता है? सदैव दुश्मन होता है। पड़ोसी क्या होता है? सदैव दुश्मन होता है। कौटिल्य तो ये मानते हैं कि भाई जो आपका जो पड़ोसी राज्य है वो सदैव आपका दुश्मन है, सदैव आपका दुश्मन है। और जो आगे का जो दुश्मन होता है उसे हम अरि बोलते हैं, उसे हम अरि राज्य या अरि दुश्मन बोलते हैं। अरि का मतलब ही होता है शत्रु, आगे का शत्रु। तो जो बिजगीसु राजा है, जो बिजगीसु राज्य है, बार बार राजा निकल जाता है, राजा और राज्य बात समझ लियो आप, मैं राज्य ही कहना चाहता हूँ। तो जो बिजगीसु राज्य है, बिजगीसु राज्य का जो पड़ोसी राज्य है वो क्या है? अरि राज्य है। वो क्या भाई साहब? अरि राज्य है। और जो पड़ोसी है बिजगीसु राज्य का, ये सदैव क्या होता है? दुश्मन होता है, ये शत्रु है। इसका पड़ोसी क्या है? शत्रु है। समझ रहे आप मेरी बात? लेकिन समझिएगा, लेकिन जो अरि राज्य का जो पड़ोसी है, लेकिन अरि राज्य का जो पड़ोसी होगा वो अरि राज्य का तो दुश्मन होगा, वो अरि राज्य का दुश्मन होगा। लेकिन बिजगीसु राज्य का क्या होगा? मित्र होगा। लेकिन बिजगीसु राज्य का क्या होगा? मित्र होगा। मैंने आपको बताया बिजगीसु राज्य का दुश्मन क्या है? अरि राज्य है। लेकिन अरि राज्य का जो दुश्मन है वो बिजगीसु राज्य का दोस्त है। जैसे आप लोगों के पड़ोस में भी चलता होगा कि भाई जो आपका दुश्मन है, जो आपका जो दुश्मन है, आपकी लड़ाई जिससे चल रही है, लेकिन उस व्यक्ति की भी अपने पड़ोसी से लड़ाई चल रही होगी, और जिस व्यक्ति की उससे पड़ोसी से लड़ाई चल रही है ना, उससे आपकी दोस्ती होगी। ऐसे ही कुछ यहाँ है। तो अरि राज्य क्या है? बिजगीसु राज्य का दुश्मन है। लेकिन अरि राज्य का जो दुश्मन है वो क्या है? ये मित्र राज्य है। लेकिन मित्र राज्य किसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये बिजगीसु राज्य का क्या है? मित्र है। तो बिजगीसु राज्य का पड़ोसी कौन? अरि राज्य। अरि राज्य क्या हो गया? दुश्मन हो गया। लेकिन अरि राज्य का जो पड़ोसी है जिससे इसकी लड़ाई चल रही है, वो मित्र है किसका? बिजगीसु राज्य का। वो किसका मित्र है? बिजगीसु राज्य का। ऐसे ही जो मित्र राज्य है, मित्र राज्य का जो पड़ोसी है, मित्र राज्य का जो पड़ोसी है वो मित्र राज्य का दुश्मन है, वो मित्र राज्य का दुश्मन है। लेकिन अरि राज्य का क्या है? वो दोस्त है। लेकिन अरि राज्य का क्या है? दोस्त है। अरि राज्य का मित्र है। इसलिए हमने इसे अरिमित्र राज्य बोल दिया। इसलिए हमने इसे अरिमित्र राज्य बोल दिया है। क्या है? अरि राज्य का मित्र है। क्लियर है बात? ऐसे ही जो अरिमित्र राज्य है, अरिमित्र राज्य का जो पड़ोसी देश है, जो पड़ोसी राज्य है,
वो दुश्मन है, लेकिन मित्र राज्य का क्या है, वो दोस्त है। इसलिए हमने उसे मित्र मित्र राज्य बोल दिया। क्या बोल दिया, मित्र मित्र राज्य बोल दिया। ऐसे ही जो मित्र मित्र राज्य है, जो मित्र मित्र राज्य है, मित्र मित्र राज्य का जो पड़ोसी है वो उसका दुश्मन है, लेकिन अरि मित्र राज्य का क्या है, वो दोस्त है। अरि मित्र राज्य का क्या है, वो दोस्त है। इसलिए हमने उसे अरि मित्र मित्र राज्य बोल दिया, अरि मित्र मित्र राज्य बोल दिया। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए दोबारा समझिए भाई। जो बिजगीसु राज्य है, जो बिजगीसु राज्य है, बिजगीसु राज्य का जो पड़ोसी है वो क्या है, वो अरि राज्य है। वो अरि राज्य इसका पड़ोसी है बिजगीसु राज्य का, लेकिन अरि राज्य का जो पड़ोसी होगा वो बिजगीसु राज्य का दुश्मन, वो दोस्त होगा। यानी अरि राज्य का जो पड़ोसी है वो अरि राज्य का तो दुश्मन है, लेकिन भाई साहब ये इसका क्या है, दोस्त है। ये इसका दोस्त है। बात समझ में आ गई आपको? ऐसे ही जो मित्र राज्य है, मित्र राज्य का जो पड़ोसी है वो इसका तो दुश्मन है, लेकिन अरि राज्य का दोस्त है। इसलिए हमने इसे अरि मित्र राज्य बोल दिया। ऐसे ही अरि मित्र राज्य जो है, अरि मित्र राज्य का जो पड़ोसी है वो इसका तो दुश्मन है, लेकिन मित्र राज्य का दोस्त है। इसलिए हमने इसे मित्र मित्र राज्य बोल दिया। इसलिए हमने इसे मित्र मित्र राज्य बोल दिया। ऐसे ही मित्र मित्र राज्य का जो पड़ोसी होगा वो इसका तो दुश्मन होगा मित्र मित्र राज्य का, लेकिन अरि मित्र राज्य का क्या होगा, दोस्त होगा। इसलिए हमने इसे अरि मित्र मित्र राज्य बोल दिया। यहाँ तक बात समझ में आ रही ना आ रही? एक क्या होता है, एक मध्य राज्य होता है, एक मध्य राज्य होता है जिसकी सीमा बिजगीसु राज्य और अरि राज्य से दोनों से सटी होती हैं, दोनों से सटी होती हैं। और दोनों जितना संबंध इस मध्य राज्य का अरि राज्य से होता है उतना ही बिजगीसु राज्य से होता है। अर्थात ये दोनों से बराबर संबंध रखता है, दोनों की लगाई बुझाई समान मात्रा में करता है। क्लियर है भाई? जी हाँ। तो देखिए मैं आपको जैसे बताऊं, ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, मध्य राज्य, ये मध्य राज्य। देखिए सुनिए, जो बिजगीसु राज्य है, बिजगीसु राज्य का क्या है, ये शत्रु है। ये क्या है, शत्रु है। कौन? अरि राज्य। ठीक है। लेकिन जो मित्र राज्य है, लेकिन जो मित्र राज्य है, मित्र राज्य क्या है, मित्र राज्य बिजगीसु राज्य का क्या है, मित्र है। वो क्या है, मित्र है। अरे हाँ या ना? क्लियर है भाई? ऐसे ही मैंने जो आपको बताया कि अरि राज्य क्या है, बिजगीसु राज्य का दुश्मन है, शत्रु है, लेकिन बिजगीसु राज्य का जो मित्र है वो मित्र राज्य है। क्यों है कि जो अरि राज्य का यहाँ दुश्मन होगा वही मित्र किसका होगा, बिजगीसु राज्य का होगा। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि जो मित्र राज्य है, मित्र राज्य का जो पड़ोसी होगा वो इसका तो दुश्मन होगा, इसका तो अरि होगा, दुश्मन होगा, लेकिन भाई साहब अरि राज्य जो है इसका क्या होगा, मित्र होगा। यानी कि जो मित्र राज्य है, मित्र राज्य का जो शत्रु है, जो शत्रु होगा वो यही होगा अरि मित्र राज्य, लेकिन अरि राज्य का क्या होगा, ये मित्र होगा, लेकिन ये अरि राज्य का क्या होगा, मित्र होगा, अरि राज्य का मित्र होगा। ऐसे ही मैंने आपको बताया जो अरि मित्र राज्य है, अरि मित्र राज्य का जो पड़ोसी है वो इसका दुश्मन है, शत्रु है, लेकिन ये मित्र राज्य का क्या है, दोस्त है। ऐसे ही जो भाई साहब अरि मित्र राज्य है, अरि मित्र राज्य का जो शत्रु है वो मित्र मित्र राज्य है, लेकिन मित्र राज्य का जो दोस्त है, जो मित्र है, वो क्या है, मित्र मित्र राज्य है। मित्र राज्य का जो दोस्त है वो मित्र मित्र राज्य है, और अरि मित्र का जो दुश्मन होगा वो मित्र राज्य का दोस्त होगा। ऐसे ही मित्र मित्र राज्य जो है, मित्र मित्र राज्य का जो पड़ोसी है वो इसका दुश्मन है, लेकिन अरि राज्य का मित्र है। ये इसका क्या है, शत्रु है, ये इसका शत्रु है। लेकिन भाई साहब जो
अरिमित्र राज्य है, अरिमित्र राज्य का जो अरिमित्र राज्य है वो इसका क्या है, मित्र है, वो इसका मित्र है। क्लियर है भाई? यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक होता है मध्य राज्य, बिजगीसु राज्य और राज्य, दोनों सीमा सटी होती हैं, दोनों के बराबर संबंध रखता है। एक होता है उदासीन राज्य। उदासीन राज्य क्या होता है, ये सबसे अलग राज्य होता है, ना तो इसका संबंध इनमें से किसी राज्य के साथ नहीं है, ना तो इसका संबंध बिजगीसु राज्य से है, ना ही इसका संबंध अरि राज्य से, ना मित्र राज्य से, ना अरिमित्र राज्य से, ना मित्र राज्य से, ना अरिमित्र राज्य से है। किसी भी राज्य से इसका संबंध नहीं है, ये सबसे अलग है, झोंपड़ी डालकर है या अपनी अलग। ठीक है भाई? तो आगे के हमने शत्रु भी देख लिए, मित्र भी देख लिए, कैसे कैसे इन्होंने बताए। बात करें पीछे की बात करें तो भाई साहब जो मैंने आपको बताया कि जो पड़ोसी राज्य होता है वो सदैव क्या होता है, दुश्मन होता है। तो जो बिजगीसु राज्य है, बिजगीसु राज्य का क्या है, ये क्या है, ये भाई साहब शत्रु है। ये क्या है, शत्रु है बिजगीसु राज्य का। लेकिन पारसी गृह राज्य का जो शत्रु है, मतलब उसका जो पड़ोसी है आक्रांत राज्य, आक्रांत राज्य बिजगीसु राज्य का क्या है, मित्र है। आक्रांत राज्य क्या है, बिजगीसु राज्य का क्या है, मित्र है, मित्र है ना। ऐसे ही आक्रांत राज्य का जो पड़ोसी होगा वो इसका तो दुश्मन होगा, लेकिन पारसी गृह राज्य का क्या होगा, मित्र होगा। इसलिए पारसी गृह सार बोला गया इसे। ये जो होगा इसका तो क्या होगा, शत्रु होगा, इसका तो शत्रु होगा। ठीक है भाई? ये जो है इसका शत्रु होगा। पारसी गृह राज्य जो है, पारसी गृह राज्य का जो पड़ोसी है वो आक्रांत राज्य, आक्रांत राज्य पारसी गृह राज्य का क्या है, दुश्मन है। लेकिन पारसी गृह राज्य का जो दोस्त है वो पारसी गृह सार राज्य। ठीक है भाई? ऐसे ही आक्रांत राज्य की बात करें, जैसे ही आक्रांत राज्य पहुंचे, आक्रांत राज्य का जो पड़ोसी है वो इसका तो दुश्मन है, लेकिन पारसी गृह राज्य का दोस्त है। ठीक है? वैसे हम पारसी गृह राज्य पर पहुंचे, पारसी गृह सार जो है, पारसी गृह सार का जो पड़ोसी होगा आक्रांत सार राज्य, ये तो इसका तो दुश्मन है, लेकिन आक्रांत राज्य का मित्र है। बात समझ में आ गई कि भैया पड़ोसी जो होता है हमेशा शत्रु होता है। ये किसने बताया, तो ये मंडल सिद्धांत में बताया गया है कौटिल्य के। बिजगीसु राज्य का पड़ोसी कौन, पारसी गृह सार राज्य, पारसी गृह सार राज्य, इसका तो दुश्मन है। क्लियर है भाई? और इसका जो पड़ोसी होगा पारसी गृह राज्य का पड़ोसी कौन, आक्रांत राज्य, आक्रांत राज्य किसका मित्र हुआ, तो बिजगीसु राज्य का। क्लियर है गुरुजी? बहुत बढ़िया। अरे हाँ या ना? आगे बात करें तो जो आक्रांत राज्य है, आक्रांत पारसी गृह राज्य जो है, पारसी गृह राज्य का जो दुश्मन है वो क्या, आक्रांत राज्य है। लेकिन पारसी गृह राज्य का, देखिए बिजगीसु राज्य का आक्रांत राज्य क्या है, मित्र है। भाई आगे बात करें आक्रांत राज्य की। आक्रांत राज्य क्या है, आक्रांत राज्य पारसी गृह राज्य, इसका पारसी गृह सार राज्य आक्रांत राज्य का दुश्मन है। लेकिन पारसी गृह सार राज्य का, पारसी गृह सार राज्य क्या है, इसका मित्र है, इसका मित्र है। वहीं पारसी गृह जो सार राज्य है, इसका जो पड़ोसी यदि दुश्मन है वो आक्रांत सार राज्य। लेकिन आक्रांत सार राज्य आक्रांत राज्य का क्या है, मित्र है। तो ये सब बातें छोड़ें, मतलब पड़ोसी जो है मित्र है, पड़ोसी के बाद जो आ रहा है वो पड़ोसी जो है वो शत्रु है, पड़ोसी के बाद जो है वो मित्र है। बात समझ में आ गई होगी भाई? अरे हाँ या ना? क्लियर है मेरे दोस्तों? आगे बात करें साढ़े गुण नीति पर, कौटिल्य की साढ़े गुण नीति। देखिए जब तक समझ में नहीं आ जाता मुझे भी चैनना पड़ता भाई साहब। ठीक है भाई? क्लियर है यहाँ तक? टाइमिंग देखूं क्लास की आपकी क्या चल रही है। ओह भाई 55 मिनट की क्लास अपनी हो चुकी है, 55 मिनट की क्लास अपनी हो चुकी है। क्लियर है मेरे साथी? है भाई? चलिए देखिए, मुश्किल से 5 मिनट की क्लास बची है अपनी। अगली देखते हैं साढ़े गुण नीति। साढ़े गुण नीति
षाड् गुण्य नीति। षाड् गुण नीति क्या है? ये भी बिजगी सुराज्य को ही बताया कि जो बिजगी सुराजा है, बिजगी सुराजा विदेशी राज्यों से संबंध रखते समय 6 नीतियों का क्या करना चाहिए, उसे पालन करना चाहिए। लिखें, बिजगी सुराजा को विदेशी संबंध स्थापित करते समय 6 नीतियों का ध्यान रखना चाहिए। पहला इन्होंने बताया संधि, दूसरा विग्रह, तीसरा इन्होंने बताया यान, चौथा आसन, क्या बताया? चौथा बताया आसन, पांचवा बताया द्वैधी भाव, छठवां इन्होंने बताया संश्रय। ठीक है भाई। तो इन्होंने विदेशी राष्ट्र से संबंध स्थापित करते समय बिजगी सुराज्य को 6 नीतियों का पालन करने के लिए कहा। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है समझौता करना। यानी कि जो बिजगी सुराज्य को संबंध स्थापित करते में कोशिश ये करनी चाहिए कि समझौते से काम चल जाए, कि समझौते से, सलाह मशवरे से ही काम चल जाए। विग्रह का मतलब होता है युद्ध से पहले की तैयारी। या ललकारना। यान का मतलब होता है वास्तविक युद्ध करना, आसन, तटस्थ होना मतलब ना तो हाँ करना ना ही ना करना युद्ध के लिए, ना तो आक्रमण कर रहे हैं ना ही संधि कर रहे हैं। क्या है? बीच में लटकाए पड़े हैं। आसन का मतलब तटस्थ होना, न्यूट्रल हो जाना, ना हाँ करना ना ही ना करना, न तो हाँ और न ही न करना। ये क्या कहलाता है? ये तटस्थ होना कहलाता है। ठीक है भैया। द्वैधी भाव का मतलब है दोहरी नीति अपनाना, तो दोहरी नीति अपनाना। संश्रय का मतलब है शक्तिशाली का सहारा लेना, शक्तिशाली या बलवान का सहारा लेना, या बलवान का सहारा लेना, शक्तिशाली या बलवान का सहारा लेना। ठीक है भैया। तो ये क्या बताएं? 6 नीतियां बताएं। क्लियर है भाई? अरे हाँ या ना? यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? अरे हाँ या ना मेरे साथी? ये 6 नीतियों को ध्यान में रखे राजा विदेशों से संबंध स्थापित करते समय। ठीक है भाई साथियों, यहाँ तक ये अपना जो कौटिल्य का चैप्टर था, ये कौटिल्य का चैप्टर क्या है, आज अपना अंतिम क्लास थी कौटिल्य के चैप्टर में। अंतिम क्लास में हम लोगों ने
राज्य की नीतियों पर चर्चा किया है, गृह नीतियों पर, विदेश नीतियों पर, मंडल सिद्धांत पर, 60 गुण नीति पर, इन सब पर हमारी चर्चा हो चुकी है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे सभी मित्र मेरे, सभी मेरे लाडले, मेरे साथी, मेरे छोटे बड़े भाई बहन, सभी अपने क्या लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और तैयारी अच्छे से करेंगे। तो चलिए भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।